विदिशा कुआं हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हुआ। इस हादसे में बच्चा समेत 11 लोगों की जान गई है, जबकि 19 अफराद को बचाया गया है। करीब 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीएम ने महलूकीन के अहल खाना के लिए 5-5 लाख मुआवजा और जख्मियों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया है। कांग्रेस ने जांच कमेटी बिठाने की बात कही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, विदिशा में बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया, 11 लोगों की मौत बच्चा समेत हो चुकी है। जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा रात में 11 बजे, लेकिन इसके साथ कई सवाल छोड़ गया है जी। सवाल ये है कि हमारी हुकूमत है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त क्यों बेदार होता है जब हादसा हो जाता है और कई लोग अपनी जिंदगी जो है या कई लोग जो है कि घर वीरान हो जाते हैं, कई माँ की गोदें सुनी हो जाती हैं, कई सुहागनें जो है विधवा हो जाती हैं। सवाल वो बुनियादी तौर पर है क्योंकि जो ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अगर आप नजर डालें तो रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में 24 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद जो है 11 लाशें बाहर आती हैं, 19 लोगों को बचाया जाता है। बुनियादी सवाल यह है कि जब गांव के लोगों ने कई बार कुएं को लेकर शिकायत की थी तो शिकस्त हो चुका है, तो इस पर जो है हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया। अब कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों की जो है सियासत भी इस पर जारी है, दोनों अपने अपने तरीके से सियासत कर रही है। अब बुनियादी सवाल एक ये भी है कि जब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो हुकूमत को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि 3 लोगों को फौरी तौर पर जो है वहाँ जो महलूकीन के अहले खानों को 5-5 लाख रुपए की इमदाद दे दी गई जी। क्या हुकूमत ने मान लिया था कि अब इसके बाद जो है किसी की लाश नहीं निकलेगी? रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी था। और वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए हुकूमत की जो तैयारियां थी, जो ऐलान थे, उसको नाकाफी मानते हुए अपने 4 लोगों की टीम भेजी है जो मौके पे जाके तमाम चीजों का सर्वे करेगी, अपनी रिपोर्ट को कमलनाथ को पेश करेगी। वो और कमलनाथ ने जो है 5 लाख रुपए को नाकाफी मानते हुए जो महलूकीन के अहले खाना है उनको 15-15 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी मुलाजमत, और जो जख्मी उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है। लेकिन यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा कि यह हादसा बरसात में पेश आया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में रेलवे का बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी। तो क्या सरकार ने रेलवे के सारे ब्रिज की जांच कर ली है या जो कुएं हैं या दूसरे जो खस्ताहाल इमारतें हैं उन सब की जांच कर ली गई है? तो क्योंकि बारिश का वक्त है और अभी आने वाले वक्तों में भी बारिश होगी, अभी बारिश का मौसम खत्म नहीं हुआ, उसमें भी सबक लेने की जरूरत है ताकि आइंदा ऐसे हादसा पेश न हो। बिल्कुल मेहताब, वहीं लोगों का ये भी कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन देरी से शुरू हुआ, यानी कि जब वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और जब वो काम रेस्क्यू का शुरू हुआ उसमें ऑलरेडी कुछ देर हो चुकी थी। देखिए, गांव के लोगों का, मुकामी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि 6 बजे के करीब जो आज सब पेश आया कि बच्चा गिरा, तो वहाँ पे लोग जो है मुकामी जो थाना है उसको लोगों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अगर जो है मुकामी लोग अपने सतह पर जो हो सकता था उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को बचाने की कोशिश की। जो टीम ये जो पहुंची है तो 2 घंटे के बाद हाथी के पास पहुंची है। अगर वहां पे लोगों ने फौरी तौर पर फोन उठाया होता, या हमारे सिस्टम में ये है अगर कोई फोन कहीं से आ रहा है तो पिकअप नहीं करना, अगर उसको फौरी तौर पर किया गया होता तो जाहिर सी बात है हम कुछ जानों को और बचा सकते थे जी। और फिर यहाँ पर आपको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि गंजबासुदा जो है विदिशा जिले का हिस्सा है और वजीर आला शिवराज सिंह खुद वहाँ पर मौजूद थे। जो कांग्रेस एक इल्जाम है उस सिस्टम के तमाम लोग जो है क्योंकि वजीर आला के साथ थे इसलिए किसी ने फोन नहीं उठाया। वहाँ पर वजीर आला जो है उन 3 बच्चों की शादी में गए थे जिनको उन्होंने जो है आज से 15 साल पहले जो है एडॉप्ट किया था, उन बच्चों की शादी की। यकीन तो एक बड़ा काम था, वजीर आला ने 3 बच्चों को एडॉप्ट किया, उनकी शादी की और खुशी का मौका था। लेकिन वजीर आला जो है गंजबासुदा वहाँ विदिशा में होते हुए गंजबासुदा तक न जाना और फिर जो है मशीनरी के तमाम लोगों को वहाँ पर होना, फोन करना उठाया जाना, इस तरह की नहीं सवाल है कि सिर्फ उसी दिन का, इससे पहले भी होता है कि अगर थानों में फोन जाता है तो पिकअप नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर ये भी इस तरह की चीजों को जो है जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है कि वो लोग जो है सिस्टम में कौन थे जिनको जैसे ताखिर हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे ताखिर से शुरू हुआ, उनकी भी सजा मुतय्यन होनी चाहिए ताकि आइंदा लोगों को मालूम हो कि इस तरह के अगर हादसा पेश आते हैं और उसमें ताखिर होती है तो उसकी सजा भी मिल सकती है। बिल्कुल मेहताब, और वहीं गांव के लोगों का ये भी कहना था कि इंतजामिया या पॉलिटिकल लीडरान जब भी उस गांव में उस तरफ आए हैं तो हर बार इस कुएं का मुतालबा, इस कुएं का मुद्दा जो है वो उठाया गया है, लेकिन बावजूद उसके कभी भी इस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया गया।
तो वही मैंने पहले बताया कि जो है ऐसा नहीं है कि हादसा फौरी तौर पर हो गया कुएं को लेकर। इससे पहले वहाँ पे जो मुकामी एमएलए हो या एमपी हो या जो जिम्मेदार अफरान जब भी गए हैं कि गांव के लोगों ने बार बार उसकी शिकायत की है और वहाँ पे उसकी शिकस्त आना उसकी मुदेरों को बनाने का मुतालबा किया है, लेकिन जो है इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। और फिर मामला हमारे यहाँ तो तभी अमल होता है जब इंतखाबात आते हैं। इंतखाबात के जब मौसम आते हैं तो बहुत सारे दावे और वादे होते हैं और इंतखाबात के मौसम खत्म होने के बाद जो है लोग उस तरफ का रुख भी नहीं करते। उन्हें मालूम है कि जो भी चीजें होंगी 5 साल बाद होंगी। और फिर हमारे यहाँ सिस्टम ये भी है कि जब इंतखाबात होंगे तो फिर जो मजहब की एक बयान चलती है, मजहबी बुनियाद पर वोट लेने देने की बात होती है। और उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि पिछली बार के मैनिफेस्टो में नेता ने क्या कहा था या नेता ने अपनी तकरीर में क्या वादा किया था, न उससे पूछा जाता है न उसको कोई जवाब रहता है। इन तमाम चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है। मुनज़्ज़र, बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगी है। पेट्रोल की कीमत में इस मरतबा 30 पैसे का इजाफा किया गया है। पहली बार मुल्क में पेट्रोल की कीमत 113 के पार हुआ है। मुल्क के ज्यादातर शहरों और रियासतों में पेट्रोल और डीजल में आग लगी है। अवाम नाराज है, लोगों के जेब पर भारी असर पड़ रहा है और कोरोना और बेरोजगारी ने पहले ही माशी हालत को बिगाड़ कर रखा हुआ है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। तौर पर आज भी पेट्रोल जो है वो 30 पैसा प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से हम देखें तो अगर इस माह ही केवल देखें जुलाई माह में ही 9 बार पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। वहीं मई और जून में 16 बार पेट्रोल बढ़े हैं। यानी अगर पिछले 41 दिनों में देखें, यानी मई के बाद से दिनों को देखें तो करीब पेट्रोल 10 रुपए 79 पैसे और डीजल 8 रुपए 99 जो रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो इस तरह से देखिए, जो श्री गंगानगर जो है राजस्थान का जो जिला है, वहां पर भी जो पेट्रोल है ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड 113 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि आज डीजल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं देखें कि देश के विभिन्न शहरों की अगर बात करें, करीब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। सभी महानगरों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। हमें याद है कि जिस तरह से हम अंतिम बार जो है पेट्रोल में कटौती 15 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल और विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह की बदलाव नहीं किया गया था। लगभग 18 दिनों तक उसे पॉज रखा गया था। इसके बाद से फिर बढ़ोतरी की गई। जिस तरह से हम देखें इसका असर की अगर बात करें तो जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, चाहे वो साग सब्जी हो या फल हो या फिर खाद्यान्न हो। हर एक चीज में क्योंकि जो परिवहन लागत होता है वो कहीं ना कहीं डीजल पर निर्भर करता है और डीजल भी कई ऐसे शहरों में 103 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है, कई शहरों में 101, कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से राहत मिलती है। हालांकि हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री अभी हाल में बने हैं रिसफल के बाद, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि कैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि अभी उन्होंने सऊदी अरबिया के प्रिंस से भी उनकी बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से पेट्रोलियम के जो आवक है उसको बढ़ाया जा सके। और जहां तक टैक्स कंपोनेंट की बात है तो टैक्स कंपोनेंट के मामले में भी सरकार अगर कुछ राहत भी देती है तो फौरी राहत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार के पास एकमात्र उपाय ये बचता है कि सरकार किसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम है वो सस्ता हो और भारत में आवक बढ़े। जहां तक एक्साइज ड्यूटी की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी भी 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती है पेट्रोल पर और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे। वहीं विभिन्न राज्यों में वैट जो है वो अलग अलग है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। इस तरह से देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस की कीमत जहां तक की बात है $75 के आसपास वो लगातार बना हुआ है, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी
जो 74 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो ऐसे में अभी फौरी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तभी जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ सरकार जब तक जो टैक्स कंपोनेंट है वो कम नहीं करती तब तक राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी देख रहा होगा कि जिस तरह से ईरान पर लगाया गया था अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध, उसको अभी तक किसी तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कैसे उसको ईज किया जाए, कैसे उसे प्रतिबंध हटाया जाए। क्योंकि अगर प्रतिबंध हटाया जाता तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है ईरान से जो क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में। तो ऐसे में अभी कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, अभी कोई खास उम्मीद राहत मिलने की डीजल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से नहीं दिख रही है। अनिल कुमार, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 11 दिनों से एहतजाज कर रही है। राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेस शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालेगी। कांग्रेस के कई बड़े लीडरान इस मार्च में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ डोडासरा भी इसमें शामिल होंगे। हमारे नुमाइंदे दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का एहतजाज जारी है। राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेस जो है एहतजाज पैदल मार्च निकालने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। 11 दिन का जो कार्यक्रम दिया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, उसके तहत पार्टी के सभी संगठन विभाग अलग अलग रूप से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, ये 11 दिन का जो प्रोसेस था कांग्रेस का, उसका आज आखिरी दिन है जी। तो आज एक बड़ा मार्च यहाँ पर निकलने वाला है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी कार्यालय से सुबह 10 बजे ये मार्च शुरू होगा और शहीद स्मारक तक ये मार्च रहेगा। इसमें जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में ये मार्च है और कई मंत्री, विधायक, पदाधिकारी इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। तो एक बड़ा मजमा आज जुटने वाला है और पुरजोर तरीके से महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। आज एक और मार्च जो है वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से भी राजधानी में निकाला जा रहा है। वो अभी कुछ ही देर में शुरू होगा। तो तमाम जो संगठन है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, इंटक हो, ये तमाम संगठन अलग अलग रूप से अलग अलग कार्यक्रम इनको दिए गए थे 11 दिन तक। सभी ने जो है अपनी अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए और केंद्र के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल लगातार किया गया। और आज एक बार फिर से जो है वो हल्ला बोल की तैयारी है। बड़ा मार्च आज जो है वो होने वाला है राजधानी में। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। राजस्थान में पेट्रोल की अगर बात करें तो जयपुर की ही अगर बात करें तो तकरीबन 107 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। डीजल भी तकरीबन 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। और रसोई गैस के दाम जो है वो 840 रुपए का सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है, गैस सिलेंडर। तो जनता भी आक्रोशित है और कांग्रेस इस जनता की आवाज को आवाज देने की कोशिश कर रही है। और एक तरीके से कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। सियासी नजरिए से भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिससे जन भावनाओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने पहले भी यहाँ पर कई अभियान चलाए। पहले सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया गया, उसके बाद पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। तो ये लगातार जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी नजरिए से भी भुनाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल दिनेश, कांग्रेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में है, बल्कि राजस्थान में नहीं दीगर रियासतों में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरे मूड में यहाँ पर नजर आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है। दिनेश, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हिदायत जारी की है। कोविड के पेश नजर तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को हिदायत जारी की गई है। आपको बता दें 2021-22 के लिए पहले साल के कोर्सेज में दाखिलों का अमल शुरू होगा। 30 सितंबर के आखिर तक ये अमल पूरा किया जाएगा। 1 अक्टूबर से तालीमी सेशन का आगाज होगा। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है? जी निश्चित तौर पर मनोजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है, एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो 30 तारीख तक पूरी कर ली जाए। क्योंकि जो शैक्षणिक जो
सत्र शुरू होता है या शैक्षणिक जो कार्रवाई शुरू होती है वो किसी भी हालत में 1 अक्टूबर के बाद से नहीं शुरू किया जाना चाहिए। यानी कम से कम 1 अक्टूबर को शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शैक्षणिक वर्ष होता है या 1 साल का जो कोर्स होता है उसे पूरा किया जा सके। इसकी जो यूजीसी है वो लगातार कोशिश कर रही है और यूजीसी का मानना है कि जो 1 साल का कोर्स है उसमें बहुत ज्यादा कटौती न की जाए और 1 साल का कोर्स जो है वो पूरा में किया जाए। तो इसको लेकर के यूजीसी ने जो है वो गाइडलाइन जारी की है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण शैक्षणिक वर्ष में को नुकसान हो रहा है और कहीं कहीं जीरो ईयर में की भी हमने देखा बात चली है, लेकिन यूजीसी का मानना है कि छात्रों को नुकसान न हो, छात्रों का साल का नुकसान न हो और इसके साथ ही साथ जो पढ़ाई का पूरा समय है, निर्धारित समय है, वह भी पूरी तरह से चले। इसके लिए जो है वो शैक्षणिक सत्र में ठीक से चले। समय जो है वो एक बेहतर समय जो है वो छात्रों को मिले, इसकी पूरी कोशिश जो है वह यूजीसी कर रहा है। और इसीलिए आज जो नया गाइडलाइन जारी किया है यूजीसी ने, उसमें साफ तौर पे कहा है कि 1 अक्टूबर तक पढ़ाई का जो काम है वो शुरू हो जाना चाहिए और जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो किसी भी हालत में 30 सितंबर के पहले जो है वो पूरी कर लेना चाहिए। जी मुनज्जा, वहीं 1 अक्टूबर से जो नया सेशन शुरू होगा तो क्या वो वापस जिस तरह से पहले क्लासेस हो रहे थे उस तरह से होगा या फिर अभी उस पर जो है साफ गाइडलाइंस नहीं आई है कि किस मोड में, ऑनलाइन मोड में या किस तरह से कंडक्ट की जाएंगी क्लासेस? जी मुनज्जा, मैं इसको लेकर के गाइडलाइन जो है वो बाद में जारी की जाएगी, क्योंकि अभी जो है कॉलेजों में शैक्षणिक का काम जो है वो नहीं में चल रहा है, पढ़ाई लिखाई का काम अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। साफ तौर पर यह उस वक्त की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि उस वक्त की परिस्थिति कैसी होती है। हालांकि अगर हम देखें तो हमने देखा है कि जो अभी जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था सीनियर्स के स्कूलों के लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों के स्कूलों के लिए, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 50% उपस्थिति के साथ है जो है वो शैक्षणिक काम जो है वो किया जा सकता है। तो अगर इसी तरह की स्थिति में रही और कोरोना के नंबर जो है वो अगर ज्यादा नहीं बढ़े तो निश्चित तौर पर जो पढ़ाई जो होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पढ़ाई होगा। लेकिन इसको लेकर के जो है गाइडलाइन वो अभी नहीं जारी की गई है। उसको लेकर के गाइडलाइन उस वक्त की परिस्थिति क्या रहती है, उस वक्त कोरोना की संख्या क्या रहती है, इस पर निर्भर करेगा। जी विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से अब कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी भी उम्र में दाखिला ले सकेंगे। महकमे आले तालीम ने ये गाइडलाइंस जारी की है। कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। आला तालीम के हवाले से 1 अगस्त से कॉलेजों में दाखिले का अमल शुरू होगा। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर है। भोपाल नाइट कर्फ्यू को लेकर नई हिदायत जारी की गई है। रात 11 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बाजार रात 10 बजे तक ही खुलेगा। शादी में 100 लोगों की शिरकत हो सकती है। आखिरी रसूमात में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। भोपाल से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। नाइट कर्फ्यू को लेकर के नई हिदायत जारी हुई है। रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बाजार रात 10 बजे तक ही खुलेगा। शादी में 100 लोगों की शिरकत हो सकती है और आखिरी रसूमात में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा।
जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। $66.9